Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom. And today again we all are going to discuss the question paper MJT04, which I hope आप सभी ने एग्जाम दिया है, अच्छे से हुआ होगा. Straight away let's go to the questions. Questions were again very easy. And if you see, the question number 1 says the potassium carbonate ion. So potassium carbonate cannot be prepared by Solvay ammonia process because, and you have different 4 डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो गिवन है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं, बिफोर दैट वी आर सॉल्विंग MJT 4 ये हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको बता रहा है कि पोटासियम कार्बोनेट को K2CO3 को आप सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से क्यों नहीं बना सकते हो. इसका कारण ये है कि जो आपको K2CO3 है, this K2CO3 is soluble. आप सभी को पता है, आयन के ग्रुप में आपने पढ़ा. सो दिस इज soluble in aqueous solution और soluble in water. क्या होता है, जो आपका पोटासियम कार्बोनेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है. इसके कारण क्या होता है कि इट कैन नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट. ये प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, जैसे AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. ठीक है. सो ये प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा, और प्रेसिपिटेट नहीं होने के कारण आप इसको क्या कर सकते हैं, रिएक्शन से, सॉल्यूशन से आप बाहर की तरफ नहीं निकाल सकते. ठीक है. सो जो पोटासियम कार्बोनेट क्यों इस प्रोसेस के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल है, जिसके कारण ये सॉल्यूशन के अंदर ही, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा. ठीक है. ये बाहर की तरफ नहीं आता. ठीक. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि द जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. देखिए, जोन रिफाइनिंग में आप क्या बोलते हो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 में बात कर रहा है जोन रिफाइनिंग की. जोन रिफाइनिंग. सो इस जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, आप जो है मेटल को, वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है, जोन रिफाइनिंग का जो मेन मुद्दा है, क्या लॉजिक है, लॉजिक समझते हैं. जो जोन रिफाइनिंग में आपका जो है इम्प्योरिटीज जो है वो सॉल्युबल होता है. कौन से स्टेट में, जब आपका मेटल वो लिक्विड स्टेट में होता है तो वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और जब वो सॉलिड स्टेट में आता है तो इनसॉल्युबल होता है. ठीक है. तो आपके पास जो क्वेश्चन बोल रहा है कि जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बात करना चाहते हैं, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इन डिफरेंट स्टेट. सो आपका जो है वो मॉल्टेन स्टेट में, मेटल का जो मॉल्टेन स्टेट होता है उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होता है, और आपके ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, या आप बोलो कम सॉल्युबल होता है. इम्प्योरिटीज आपके सॉलिड मेटल में कम सॉल्युबल होता है. सो ऑप्शन देखेंगे. सो ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन मोल्टन स्टेट than in solid state. That is what the question is asking. Now question number 3 बोल रहा है आपके पास पेयर हैं, आपके पास अलग अलग प्रकार के पेयर्स हैं, और आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट किसका बराबर होगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंड आई एम राइटिंग ऑल द कंपाउंड्स वी हैव. आई एम नॉट राइटिंग द कंपाउंड्स. इफ यू सी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है एग्जैक्टली आप देखोगे ध्यान से, वी हैव CuCl4 2 नेगेटिव. CuCl4 2 नेगेटिव. मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा और आयनिक फॉर्म में लिख दूंगा, यानी कि मैं सिर्फ मेटल आयंस को ही लिखूंगा, क्योंकि घुमा फिरा के बात हमें किस पे करनी होती है, घुमा फिरा के आपको देखना पड़ता है कि मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कितने अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके आधार पे आप बताते हो कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होता है. अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज n इज कॉल्ड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं. हम क्या करेंगे, हमें और एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास 2 है, या तो आपके पास H2O है, और दूसरा आपके पास क्या है, H2 और क्या है हमारे पास, Cl. ये दोनों के दोनों क्या है, दिस आर वीक. ठीक है, एक वीक लिगेंड है. ठीक है, वीक लिगेंड है तो खेला खत्म. कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो थोड़ा सा चेंजेस आता,
तो बोथ आर वीक लेंगे। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, हम सीधे जो भी मेटल आयन हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से मेटल आयन ही सिर्फ लिखना है हमें। तो पहला को ध्यान में बताओ, पहला क्या होगा? पहला में आपके पास है Cu+2, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या है? Cu+2 है। दूसरे ऑप्शन में क्या है आपके पास? पहले ऑप्शन में ही ये Fe+2, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हो Fe H2O 6 टाइम्स एंड उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर 2 की बात करो, क्या है ऑप्शन नंबर 2 में? क्या है बताओ? वी हैव क्रोमियम, सो वी हैव Cr+2 एंड वी हैव Cobalt+2, Cobalt+2। ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, सो ऑप्शन नंबर 3 वी हैव इज Chromium+2, then we have Iron+2, okay, and the last option we have Manganese+2, then we have Chromium+2, ठीक है। सो चलिए सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान से देखते हैं। सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। सो क्या होता है? मैंगनीज, देन we have iron, then cobalt, nickel, and we have chromium here. So chromium का क्या होता है बताइए? chromium का होता है argon core 3d5 तो उसके बाद क्या होगा? Mn का क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 3d5 फिर मैग्नीज के पास क्या होगा? आयरन आएगा 3d6 and the last one we have chromium, that is 3d7 we have and the cobalt। चलिए देखते हैं। सो कोबाल्ट में आपको क्या करना है? कोबाल्ट में आपको कोबाल्ट+2 बनाना है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो ये हो गया 3d7। आयरन इज 3d5। अच्छा, Chromium+2 दिखाओ। Chromium+2 है, सो 3d4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cobalt+2 3d7, ठीक है। अच्छा, Chromium+2 क्या हो जाएगा बताओ? Chromium+2 3d4 और Iron+2 क्या हो जाएगा बताओ? ओ सॉरी, यहाँ पे S2 है ना, सो दिस इज 3d6, रियली सॉरी, दिस इज 3d6, ठीक है। Iron+2 क्या हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ध्यान से देखेंगे, Manganese+2 क्या होगा बताओ? 3d5 एंड द लास्ट वन वी हैव इज Chromium+2 3d4। ये नहीं होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D6 क्या होता है? D6 को देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन करेंगे 1, सारे प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5। D6 कन्फिगरेशन इज 4। सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड निकल कार्बोनिल, देन फेरस आपका Fe कार्बोनिल, देन वी हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का EAN रूल के आधार पे x, y और z की वैल्यू बतानी है और x, y, z के बारे में बताना है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है NiCu के बारे में बात करता हूँ, निकल कार्बोनिल के बारे में बात करता हूँ। ये x है, तो ये क्या होगा? इसके नज़दीक का, इसके सबसे नज़दीक जो इलेक्ट्रॉनिक नोबल, जिसका नोबल जो गैस होगा, इसका जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन कितना होता है और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? सो बताओ, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किस, दैट इज इक्वल टू, ये बताओ, ये बताओ कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, सॉरी 28, रियल 28 प्लस क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो x इंटू 2, तो x की वैल्यू आ रही है कितनी बताइए? यह चला गया तो आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी? 4, x की वैल्यू 4 आएगी। देन वी हैव FeCuX, सेम है 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? आयरन सब कितना होगा आयरन का? हाँ यही है ना, Fe यही है ना भाई। फिर ऑप्शन क्या है? Fe यही है ना। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4
यस, क्वेश्चन नंबर 4 एफ। ठीक है, यहाँ पे वाई है, सॉरी ये वाई है। ओके, सो इसका 36 प्लस 0 प्लस ये क्या ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा एक्स सॉरी वाई इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 26 इधर गया, ये आ गया, वाई की वैल्यू आ गई 5। अच्छा, अगला क्या है, अगला है वी हैव के इजेड एंड एफ ई साइनाइड आयन हमारे पास 6 हैं। ओके, साइनाइड आयन 6 हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट्स ऑल। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, तो बताओ क्या होगा, 36 इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, इसका कितना होता है 26 प्लस क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ही तो पता करना है मुझे, मान लो कि सम एन ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है, दैट इज इक्वल प्लस साइनाइड एन 6 गुने 2 क्या आ गया बताइए, एन की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, एन की वैल्यू आ गई है 26 इधर गया 10, एन की वैल्यू आ गई कितनी बताओ, सॉरी माइनस होता है ना, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होता है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 2 प्लस 2, जब एन की वैल्यू प्लस 2 आ गई इस पर कितना होगा -4 होगा, जब ये -4 होगा तो ये कितना होगा +4 होना चाहिए। पोटासियम क्या होता है, पोटासियम एक पॉजिटिव, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई +4 या 4 आ गई, तो x इज इक्वल टू वाई, सॉरी x इज इक्वल टू z एंड y इज ग्रेटर देन, तो ये कुछ आपका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोग ध्यान से देखें ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे, और क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं आखिर क्या है हमारे प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, द पेयर नॉट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5, हमारे पास क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या है, क्वेश्चन 5 में अगर देखेंगे हमारे पास है Fe and we have EDTA, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि EDTA पे चार्ज कितना होता है। सो EDTA इज नथिंग बट इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। तो टेट्रा एसीटेट का मतलब है कि इनके पास चार हैं, वो COO नेगेटिव, सॉरी COO नेगेटिव आयन होते हैं, दैट गिव्स यू 4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है 4 नेगेटिव चार्ज। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इज x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू -1। सो कमिंग टू बी x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, x का आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। और आपको पता है EDTA क्या हो, हेक्साडेंटेट होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द पेयर हुज बोथ स्पीसीज आर यूज्ड इन एंटासिड्स मेडिसिनल प्रिपरेशन। देखिए, एंटासिड मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, सो सोडियम NaHCO3, ये आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आपका एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद आप मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, सो दीज आर, इसको है, ये सारे के सारे आपको एंटासिड में, इसको एंटासिड में इसको यूज करते हैं। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों है, इनका यूज आप एंटासिड में करते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन बाय वेरियस रिएक्शन बट नॉट, यानी कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन गैस इवॉल्व नहीं होगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं।
सो इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, सो पहला ही हमारा है कि हमारे पहले में क्या हो रहा है, KMnO4, तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्सनट्रेटेड HCl, जब कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो, तो आपको क्या निकलता है बताइए, आपके पास निकलता है MnCl2, उसके बाद क्या निकलेगा, MnCl2, KCl प्लस क्लोरीन गैस और वाटर भी निकलता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन है KCl प्लस क्या है, K2Cr2O7, ठीक है, और क्या है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्क H2SO4। जैसे इसको आप देखोगे आपको याद आएगा कि ये क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, CrO2Cl2, रेड ऑरेंज और रेड वेपर भी आप बोलते हो। तो इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस नहीं निकल के इस रिएक्शन में आपका क्या निकलता है, क्रोमाइल क्लोराइड, इसमें क्या निकलता है, क्रोमाइल क्लोराइड निकलता है। ठीक है, बाकी सारा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है लिखने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ। MnO2 और कॉन्सनट्रेटेड HCl का जब भी रिएक्शन होता है तो इसमें MnCl2 क्लोरीन गैस और H2O का फॉर्मेशन होता है। तीसरा रिएक्शन है KCl प्लस F2, अगर आप उसको हीट करते हो तो KF और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी जो आपके लास्ट के 2 रिएक्शंस में भी क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिए, व्हेन HNO3 रिएक्ट्स विद P4O3। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात कर रहे हैं तो आपका HNO3, अगर आपके पास HNO3 है और यहाँ पे P4O10 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, P4O10 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर साथ ही साथ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। अच्छा, जब मैं ध्यान से देखा तो मेरे पास जो HNO3 था, ये नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट इज कितना हो जाएगा, +5, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। दैट मीन्स कि जो HNO3 है ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडाइज इसको करना थोड़ा संभव नहीं है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, ये जो P4O10 है इसको ऑक्सीडाइज ना करके, क्योंकि तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, व्हाट विल हैपन इज ये P4O10 इसको डिहाइड्रेट कर देगा। डिहाइड्रेट करने के बाद क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स छोड़ के जाएंगे और आपको वो क्या बताइए, N2O5 का फॉर्मेशन, N2O5 का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, P4O10 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ओके। BCl3 does not exist as dimer, but BH3 exists as dimer। देखिए क्या है कि करता कोई दिक्कत नहीं है, BCl3 भी एग्जिस्ट करता, पर जैसे ही आपको पता है ना कि यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा और यहाँ पे क्लोरीन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा और यहाँ पे क्लोरीन आएगा। कुछ आना चाहिए था, पर ऐसा बन नहीं पाता क्योंकि क्लोरीन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, क्लोरीन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड है जिसकी आप बातें करते हो, वो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे थोड़ी सी खत्म हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि क्लोरीन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, वो छोटे से छोटे से बोरोन के बीच में वो आ नहीं पाता, छोटे से बोरोन के बीच में वो आ नहीं पाता, इसलिए आपका डाइमर फॉर्म। ऐसा नहीं कि इसके पास एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, बट क्या है कि इसका साइज ज़्यादा बड़ा है। साइज ज़्यादा बड़ा होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें आ रही। साइज इज द मेन फैक्टर। ओके, सो फिजिक क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, देयर इज पीपाई ये सारी बातें फालतू की हैं। ठीक, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बातें करते हैं। क्वेश्चन 10 की बातें करते हैं, इसके जो रिएक्शन सब देखते हैं। Xenon fluorides acts as fluoride ion acceptor, डोनर नहीं एक्सेप्टर। सो पहला रिएक्शन है XeF2 प्लस PF5। सो जब ये रिएक्शन होता है, so you are getting a ionic product like XeF plus you are getting PF6 PF6। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे XeF2 के पास 2 फ्लोरीन था, पर जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तो एक ही फ्लोरीन। इट मींस कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। सेकंड रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो, वी हैव द सेकंड रिएक्शन दैट इज XeF4 प्लस BF5, सेम रिएक्शन, सेम एनालॉजी। XeF3 पॉजिटिव
एंड SbF6 नहीं। सेम चीज हैपनिंग, इसके पास 4 फ्लोरीन थे, 4 फ्लोराइड आयन थे, बट द मोमेंट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ एक फ्लोराइड आयन किसके पास चला गया, इनके चला गया। वो कहाँ से आया, जेनॉन फ्लोराइड के पास ही था वो। तो क्या हुआ, यहाँ इसने फ्लोरीन दिया है किसी और को, तो यहाँ पे डोनेट करने का एक्सेप्टर नहीं है, क्या है ये डोनर। तो लास्ट रिएक्शन जो है हमारा HCl4 प्लस सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा, मेरे पास बनेगा Na2HCF6, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 सोडियम आयन प्लस H2 निगेटिव, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो वो क्या रहा है बताइए, यहाँ पे जेनॉन के पास 4 फ्लोराइड आयन थे, पर जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो हमारे पास 6 फ्लोराइड आयन। तो इसके क्या हुआ कि इसने 2 और फ्लोरीन एटम अपने पास बुला लिए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो है जेनॉन फ्लोराइड है वो फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे वो फ्लोरीन आयन को अपने पास बुला रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो 11 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट की बात करनी है। C2O2 नेगेटिव एंड Li2 और डायमैग्नेटिक। आपको पता है कि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नहीं होते हैं, 0 होते हैं। अच्छा, हीलियम 2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो NCERT का लाइन है, आपको पता ही है। हीलियम 2 यानी कि जिसके है क्या होता है बताइए, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है अगर आप क्या करते हैं, मेमोटिक की बात करो। अदरवाइज आपको ऐसे भी पता है कि हीलियम एज ए गैस के रूप में आपको क्या एक एटॉमिक गैस के रूप में दिखता है। In O2 molecule, the last electron enters in pi anti-bonding molecular orbital. ये भी सही बात है। अब MOT का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा। In F2 molecules, the energy of pi 2pz is more than sigma p2z is more than pi 2px and pi 2py। गलत है, ये बात गलत है। याद है 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपका क्या है, एनर्जी ऑफ जो सिग्मा 2pz है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए नंबर ऑफ, अच्छा इसको मिटा लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। इसमें आपको कॉपर सल्फेट है .5H2 है, तो उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है ये पूछ लिया है। इसलिए मैं बताता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, हमेशा रिपीट करता हूँ कि आप सभी को केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स पता होंगे। स्ट्रक्चर इज एवरीथिंग इन केमिस्ट्री। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप कंफ्यूज ही करते रहोगे हमेशा। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड नो द स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स आपको होने चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट, अंडरलाइन नॉट अटैच डायरेक्टली टू कॉपर +2, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सो क्वेश्चन नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 to 12 and we have been written CuSO4.5H2 and if you see the coordination compound इसका जो exact होता है वो होता है CuH2O, sorry 4 times SO4.H2। तो ये एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इस कॉपर +2 के साथ नहीं जुड़ा होता। ठीक है, तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपके कॉपर +2 के साथ नहीं जुड़ा होता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको पता है 1s1s का बॉन्ड काफ़ी तगड़ा बनता है, 1s1s का बॉन्ड काफ़ी तगड़ा बनता है, यानी कि जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते जाओगे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो आपको पता है HH का जो बॉन्ड होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। कार्बन कार्बन की बात करें तो यस कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, बट क्या है वो बाहर की तरफ चला गया है। ठीक है, बाहर की तरफ चला गया है मतलब कि अब जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा सा वीक बनेगा। ठीक, तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ चले जाओगे क्या होगा, आपके पास 1s1s का बॉन्ड 2s2s 1s1s ज़्यादा स्ट्रांग होता है 2p2p से। ये सारी बातें आपको पता है। जैसे अगर हम Nn की बात N2H4 में बात करें तो अगर N2H4 में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो तो नाइट्रोजन का बॉन्ड तो बनता है, बट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है। तो लोन पेयर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, OO बॉन्ड इन H2O2, ऑक्सीजन बॉन्ड इन पेरोक्साइड क्या 149 पाइकोमीटर, बिग काफ़ी लंबा होता है।
जिसके कारण वो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है। ठीक है, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी कम होगी। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ओके। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो आपको पता है कि क्लोरीन जो है, फ्लोरीन का नहीं, क्लोरीन का जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के कारण भी, और साथ साथ साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक, एंड आपका जो नोबल गैस होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी उनकी नहीं होती। वो क्यों नहीं? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उनके पास ऑक्टेट स्टेबिलिटी पहले ही दी गई है। तो क्या होगा, जो नोबल गैस होते हैं वो क्या करेंगे, वो आपका उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। इसीलिए क्या है कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, क्वेश्चन 15 की अगर बात करें, क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, तो क्या है आपके पास पोटासियम है, पोटासियम, और दैट इज सेम एज फ्लोराइड है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.54 पाइकोमीटर, 1.54 एंगस्ट्रॉम रियलिसम। ठीक है, सो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके एटॉमिक रेडियस के बारे में आप आइडिया दीजिए, क्या होगा, क्या हो सकता है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते, पर क्या हो सकता है अंदाजा लगाइए। तो जैसे ही आपने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, ये बन गया पोटासियम एटम। ये क्या बन गया? एक पोटासियम एटम बन गया। ठीक है, और इससे एक इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज कराया, तो ये बन गया आपका फ्लोरीन गैस और फ्लोरीन एटम। सो द मोमेंट यू आर एडिंग वन इलेक्ट्रॉन, आपने एक शेल ऐड किया, बाहर में शेल ऐड किया। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा, सो रेडियस ऑफ पोटासियम एटम is greater than radius of potassium ion. That means that gives you कि जो radius of potassium atom होगा वो greater than होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सिमिलरली अगर फ्लोराइड आयन की बात की जाए, तो फ्लोराइड आयन से जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए। और जेड इफेक्टिव तो उतने ही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो रेडियस क्या कम होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, रेडियस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और जो फ्लोराइड आयन जो है उसका रेडियस जो है RF की बात करेंगे, वो क्या 1.54 से काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, 1.54 से काफ़ी कम हो जाएगा। चलिए हमारे पास जो ऑप्शन है उनसे मिलाते हैं। याद रखेंगे, बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये क्या होगा, ये काफ़ी कम होगा और ये काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बराबर वाले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 छाड़ देंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 1.54 ही बराबर ही रखा है, इनका बराबर ही रखा है, यानी कि के पॉजिटिव और के की जो रेडियस है वो बराबर है। गलत, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विथ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन से कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड है? आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस होता है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस एंट्रोपी डिक्रीज करती है। ठीक, क्वेश्चन 16 की बात कर रहे हैं। जो आपका जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन जो होता है उसमें क्या होता है, डेल्टा एस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एस क्या होता है, नेगेटिव होता है। व्हाट अबाउट डेल्टा एच? डेल्टा एच भी आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा एच भी आपका नेगेटिव होता है, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका क्या मतलब है कि डेल्टा जी भी इसका नेगेटिव है। तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। बीइंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट शोज कि डेल्टा जी यानी कि ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज भी इसका क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन 17 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आसान सा प्रश्न है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता हूँ ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, प्लीज सब लोग ध्यान रखेंगे। मोलार कंडक्टेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है हमारा, C इज इक्वल टू m/4 और C इज इक्वल टू 1/4 मोलार। Solution of weak monobasic acid is 4 Simon centimeter square per mole, and an infinite dilution is 200 Simon centimeter square per mole. So dissociation constant आपको क्या पता है आयनिक इक्विलिब्रियम से, कि बताइए क्या होता है, K इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर होता है। ठीक है, C इंटू अल्फा स्क्वायर होता है। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, बताइए। अल्फा की वैल्यू गिवन है आपका डाइल्यूशन at any concentration divided by infinite dilution. So this is the alpha की value. So this is coming to be
Okay, so let's solve it here. 1/4 into 4/200 स्क्वायर. ठीक है, 1 4 बाहर आएगा, कटम पट्टी हो जाएगी, 1 4 अंदर की तरफ ही रह जाएगा. बताओ, ठीक है, करेक्ट ना? करेक्ट बोल रहा क्या मैं? ठीक है, 1 4 तो अंदर ही रह जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग हाउ मच? सो यू विल बी गेटिंग, ये जो है लेट्स राइट इट 1/4 into 16/4 into 10⁴. ठीक है, सो दिस इज कमिंग टू बी 10⁻⁻⁴. क्या होगा? 10⁻⁻⁴. सर्च कीजिए ऑप्शन में, 10⁻⁻⁴ है. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन 18 बहुत ही आसान सा प्रश्न है अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो. क्वेश्चन 18 में आपको दो चीजें, आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है. डेल्टा जी इज इक्वल -NF⁻⁸. तो हमेशा हम इसको नहीं, इसको सीधा जोड़ घटा नहीं सकते. हम क्या करेंगे, इसका हेल्प लेंगे, इसका हेल्प लेंगे, डेल्टा जी करेंगे. तो डेल्टा जी यानी कि आप ध्यान में रखना, ये मेरा N/E0, ये आपको ध्यान में रखना होता है. इसको ध्यान में रखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, या तो आपका 1 और 4 को साथ में चलो, या तो आप 3 और 2 को साथ में ले चलो. और वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो 3 और 2 की वैल्यू जो होगी, इसमें क्या होगा, आपको 1.25 मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस ऑफ 1.25 वाला, तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है. ठीक है, सो जो लार्जेस्ट पोटेंशियल आपका कौन सा ऑप्शन में आएगा, आपको 3 और 2 को जो मिक्स करने के बाद जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएंगे उसमें आपका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोटेंशियल देखने को मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 19 बोला, क्वेश्चन 19 आपको बोला, क्वेश्चन 19 है हमारे पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है. तो इसका पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं. आप पाई ही बताएगा कि क्या वो आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, सो ऑन. सो लेट्स टॉक अबाउट पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT. सॉल्यूशन नंबर 1, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू वो क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है या क्या हो रहा है बताइए, डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है. तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, इंटू कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 2 है, इंटू R की वैल्यू R रहेगी, T की वैल्यू T रहेगी. दूसरा जो है, दूसरा क्या होगा, I की वैल्यू 2 है, KCl, करेक्ट, KCl I की वैल्यू 2 है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1/2 है, इंटू R है, इंटू T है. बताइए ये कितना आया, ये हो गया RT. दिस इज इक्वल टू पाई 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू RT एंड दिस इज इक्वल पाई 2. तो ध्यान से देखेंगे, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2. So pi 1 is equal to pi 2. So the question is the osmotic pressure for the both option is coming to be same. So what is the solution is isotonic in nature. Okay. So this is all about question number 19. Let's move forward to question number 20. So physical questions आने शुरू हो गए हैं and I hope आप सभी को physical question बनाने में मज़ा भी आ रहा होगा. नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मज़ा लेना सीख लीजिए, नहीं तो लाइफ कटेगी नहीं आपकी. ठीक है, अब तक की जो 3-4 महीने की लाइफ जो बची है आपकी अच्छे से नहीं कटेगी. तो फिजिकल को थोड़ा सा प्यार से बनाना शुरू कर दीजिए आपसे. ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम करेंगे. और क्वेश्चन 20 क्या है हमारे पास, फिजिकल का सबसे आसान सा प्रश्न है. क्या है, 1000 ग्राम aqueous solution of calcium carbonate contains 80 milligram of calcium carbonate of the solution. तो बताइए कि पीपीएम क्या होगा. अरे भैया पीपीएम में बदलना है. क्वेश्चन नंबर 19 और 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 की बात ये कर रहा है. सो पीपीएम क्या होता है बताइए. पीपीएम वेट बाय 100 ग्राम सॉल्यूशन इनटू 10⁶. यानी कि 100 ग्राम में कितना है, 100 ग्राम में कितना है. अच्छा, जब 100 ग्राम में आपके पास 18 है तो 1000 ग्राम में कितना होगा बताइए. ओके, सॉरी, क्या करना है आपको, करना है वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू पीपी नहीं ये। सो क्या है बताओ, 18 मिलीग्राम 18 इंटू मिलीग्राम ग्राम में 10⁻³ डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का मास इज 1000 ग्राम, वेट बाय वेट पीपीएम की बात कर रहे हैं, देन इंटू 10⁻6। सो ये क्या होगा, ऊपर चला अगर 10⁻6 गया, सो ये आएगा आपका 18 ppm, आएगा आपका 18 ppm, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इट इज गिवन दैट एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द वन रिएक्शन EA, और एक्टिवेशन एनर्जी सेम रिएक्शन है बट कोफिशिएंट चेंज कर दिया इस EA डैश। देखिए क्या होता है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, एक्टिवेशन एनर्जी कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कोफिशिएंट पे डिपेंड ना करेगा, तो जो पहला रिएक्शन है सेम उसका कोफिशिएंट दूसरे रिएक्शन का भी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन सेम है, कोफिशिएंट बदलने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी आपको जो रिएक्टेंट से उस मीडियम पे पहुंचने में जो एनर्जी लगी दैट सेम फॉर एक मॉलिक्यूल के लिए जितना रहेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के भी उतना ही लगेगा, तीसरे मॉलिक्यूल के भी उतना ही लगता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, सेम ही होगा। यस, कॉन्सेंट्रेशन के कारण चेंज होता है, टेम्परेचर के कारण चेंज होता है, प्रेशर के कारण एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है, बट कोफिशिएंट के कारण एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 सारे लोग देखते हैं, क्वेश्चन 22। तो हमारे पास तो 2 मोल्स ऑफ नो 2 एंड दिस 2 मोल्स ऑफ 2, ओके, 2 ऑफ NO, दिस इज गिवन 2O4, फर्स्ट इज आउट ऑफ NO प्लस 2 गिविंग यू NO4 and there is a equilibrium sign F, equilibrium sign K1 this is K2 and question is asking what क्या है। तो अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेगा तो क्या होगा, ये जोड़ेगा NO2 कैंसिल होगा, ये सिंपल रिएक्शन है। सो K3 क्या होगा, K3 आपको मिल रहा है रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को से, रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को जोड़ने से, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो K3 क्या होगा आपका, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, व्हेन NaCl इज डोप्ड विथ 10⁵ मोल% AlCl3। सो ध्यान रखेंगे, NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻⁻5 मोल% AlCl3। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि अगर डोप का मतलब होता है कि आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, आपका जो सॉलिड स्टेट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके जो सोडियम आयंस जो हैं, मान लीजिए कॉर्नर्स पे होंगी, फेस पे होंगे, सोन आप सभी जानते हो, तो जैसे ही आपका AlCl3 आएगा तो ये क्या आएगा, सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। डोप का मतलब है कि आपका AlCl3 में से जो एल्यूमिनियम +3 आयन है वो सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। और आपको एक और बात क्या पता है कि जो हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी आपका क्या कहते हैं, चार्ज स्पेसिस नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। इसका क्या मतलब है कि एक Al+3 आया अगर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो कितने सोडियम आयन को जाना पड़ेगा, इसमें से आपको 3 सोडियम आयन को हटाना पड़ेगा, इन सोडियम आयन, तभी तो +3 चार्ज अंदर आया तो +3 चार्ज बाहर चला गया। ठीक, दूसरी बात कि एक बार एक AlCl3 आया और 3 सोडियम आयन को भगाया तो कितने ऐसे जगह खाली बच गए। ध्यान से देखेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे सोडियम आयन था, AlCl3 आने के कारण इन सारे सोडियम आयन को जाना पड़ा। ठीक है, और ये Al+3 आयन आके इस जगह पे जाके बैठ गया। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 जगह है, ये जो हमारा 2 जगह है वो वैकेंट हो गया है। ये क्या है, ये वैकेंट हो गया, यानी कि एक एल्यूमिनियम +3 के आने से 2 वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है। ठीक है,
एक एक एल्यूमिनियम प्लस 3 के आने से 2 वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, ध्यान से देखो, आपके पास है टोटल कितने हैं, हमारे पास है 10 टू द पावर -5 मोल परसेंट। तो दिस इज 10 टू द पावर -5 मोल परसेंट। दैट मीन्स अगर आप पर मोल की बात करो तो क्या हो जाएगा, मोल्स, और लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ Al+3 अगर करना चाहो तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 टू द पावर -5 मोल परसेंट, दैट मीन्स 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 100 and that gives you 10 to the power 7 -7 moles of Al+3। ठीक है, so let's talk about if we have 1 Al+3 आता है, 1 Al+3 आता है तो आपको 2 वैकेंट स्पेस देता है। तो हमारे पास है 10 टू द पावर -7 into Na, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ Al+3 आ रहा है, and that will give you 2 into 10 to the power -7 into 6 into 10 to the power 23 vacant space, and that will give you 12 into 10 to the power probably 16 vacant space per mole। ठीक है, so this is what we are talking about। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग जो है सो इसको ध्यान से फिर से बार बार समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज डिफाइंड एज Z इज इक्वल टू PV/RT। PV/RT है, ठीक है। तो रियल गैस का कॉम्प्रेस, आपको पता है यार, रियल गैस का कॉम्प्रेसिव फैक्टर 1 होता है, Z की वैल्यू 1 होती है। नहीं, शुरुआत ही हम लोगों ने वहां से किया था। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, इसका ये मतलब कि आप लोगों से बनना नहीं चाहिए, ये बनना चाहिए और अच्छे से बनना चाहिए, ये आपका बोनस मार्क्स होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 की बात करेंगे, आगे देखेंगे क्या है। बड़ी आसान क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही आसान थे, ये बन जाने चाहिए सब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 25 जो है वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, रिएक्शन बैलेंस करने वाला है। तो देखते हैं कैसे बनेगा, हैं देखते हैं कैसे बनाना है। रिएक्शन फटाफट बैलेंस करना है, ठीक है, फटाफट रिएक्शन आपसे बैलेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा है 25, क्वेश्चन है 25। आपके पास है BrO3, so BrO3 negative, it will give you a half of mole of Br+2. This is oxidation number we have is +5, this is 0, so the change इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, टोटल वी हैव इज 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नहीं, ओके नाउ ठीक है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है अगला है Cr+3, Cr+3 ये कितना दिया, CrO4 2 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर डालेंगे, +3 से गया है किसमें, +6 तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बता दो भैया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी है इस 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो वी विल बी गेटिंग लाइक, सो वी हैव 3, लेट्स राइट 5 मोल्स ऑफ Cr+3 प्लस 3 मोल्स ऑफ BrO3 नेगेटिव विल गिव यू कितना बताओ भैया, 5/2 मोल्स ऑफ Br2 मोल्स Br2 प्लस 5 मोल्स ऑफ Cr2 नेगेटिव। ऑक्सीजन बैलेंस कितने, 9 यहाँ पे है, 5 और 20 यहाँ पे है, तो इस साइड आपके कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, तो +11 H2O। और तो साइन आप बैलेंस कर सकते हो। आप सबको यहाँ पे 2 है, 2 हटाना है, तो इस पूरे होल रिएक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरे रिएक्शन को आप जो है मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सो यू विल थिंक
10 more Cr and 6 more negative. Give you 22H and that will you 3 2 plus 4. तो इस तरीके से इनको करके आप चल कुछ 26 सारे लोग भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एनपी ऑफ कंबशन के पास 3 डिफरेंट गिवन है। आपको कहना है कि कंबशन बेंजीन कंबशन अपना है। तो बात करते हैं, जो पहला गिवन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे C6H6 ठीक है। ये बना का किससे बना है, आप सॉलिड प्लस 3 मोल ऑफ H2 से बना है। ठीक है, इसका डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, सिंस हमने रिएक्शन डेल्टा किया है यहाँ पे होगा -45.9 किलो जूल। अच्छा, दूसरा रिएक्शन में आपके पास H2 है, यहाँ पे H, तो ये इससे आना चाहिए H2, तो रिएक्शन तो सही है बट यहाँ पे 3H2 है, उसमें एक ही है, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो H2 को यहाँ हम रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमारा रिएक्शन है H2 गैस प्लस हाफ ऑफ O2 गैस विल गिव यू H2O लिक्विड। हम क्या कर रहे हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो डेल्टा H की वैल्यू आ रही है -285.9 किलो जूल, सो मल्टीप्लाई विथ 3। एंड द लास्ट रिएक्शन वी हैव कार्बन सॉलिड होना चाहिए प्लस O2 गैस एंड दिस इज गिवन यू क्या है, CO2 गैस 6 है, तो 6 यानी पूरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा H की वैल्यू है -393.5, पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इज कमिंग टू बी -45.9 प्लस माइनस, तीनों को जोड़ देना है, तो जोड़ दोगे तो ये से ये कैंसिल होगा, ये से सॉरी ये तो बचा रह जाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल होगा, फिर उसके बाद क्या है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C6H6 प्लस O2 गिविंग यू CO2 प्लस H2O, आपका प्रोडक्ट बनेगा। सो देखते हैं क्या होगा, जैसे 857 हो जाएगा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2361, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है -3264, दिस इज किलो जूल। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 26 बना, लॉजिक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गिब्स एनर्जी। सो इट इज अ स्टेट फंक्शन, सही है। इट इज अ मैक्रोस्कोपिक एब्सोल्युटली, हम मॉलिक्यूल की बात नहीं करते हैं, पूरे सिस्टम की बात करते हैं। चेंज इन गिब्स डिसाइड्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डेल्टा G नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा G पॉजिटिव तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एंड सो ऑन। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक गलत आपका ऑप्शन है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 क्या है कि कौन सा आपका बफर सॉल्यूशन नहीं है, बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके पास एक वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए, दिस इज मस्ट। वीक एसिड या एक वीक बेस होना चाहिए प्लस सॉल्ट होना चाहिए, इसी का सॉल्ट होना चाहिए। तो आपके पास वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि आपको H3PO4 है, यस एक वीक एसिड है एंड उसका सॉल्ट है, तो यस पहला तो आपका बफर की तरह काम करेगा। दूसरा आपका है HCN और KCN, सो HCN इज ए वीक एसिड एंड वी हैव सॉल्ट। तीसरा ऑप्शन आपका है HCl प्लस अमोनियम क्लोराइड। सो अमोनियम क्लोराइड यानी कि बीइंग सॉल्ट है, तो ये तो काम चल ही रहा था, बट यू हैव HCl इज नॉट वीक एसिड और वीक बेस, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या, ये आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका बफर सॉल्यूशन की तरह काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, AB इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, AC इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, AB एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, AC एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी बातें भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। सो AB एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा, AB बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली। अच्छा, AC एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो AC ऐसा रहेगा। ठीक, सो व्हाट विल हैपन, अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे, तो जैसे ही मिलाएंगे एक वर्ड आप लोगों को याद होगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। ठीक है,
सो जैसे ही आप इन दोनों को साथ करोगे क्या होगा, यहाँ पे ए पॉजिटिव एक कॉमन आयन मिला, कॉमन आयन मिला तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ए पॉजिटिव सी नेगेटिव के साथ कॉमन आयन बढ़ गया, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड चला जाएगा, एसी आपके पास ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एसी ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बातें हम लोग करते हैं, ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा बेसिक मूल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए, बनना चाहिए आप सभी से। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, तो आप देखते हैं क्या है। We have 3BaCl2. So question number 30. We have 3BaCl2 plus 2 moles of sodium phosphate and a 3PO4. This is giving you barium phosphate Pa3PO4 and this is sodium chloride. अच्छा, उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट और 2 मोल्स इसका है और 2 मोल्स इसका है। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि इसका 3 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए और इसके मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए। तो अब इसकी बात करते हैं, इसको 2 मोल के लिए 3 मोल है नहीं, हमारे पास 2 ही है। लिमिट वन है, लिमिटिंग ये आपका लिमिटिंग, और जब लिमिट बारे में पता है आपका चलता है कि प्रोडक्ट वही डिसाइड करता है। तो बताओ कि 3 मोल्स ऑफ BaCl2 की प्रोडक्ट बनाता है 1 मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट बनाता है, तो आपका 2 मोल्स कितना बनाएगा, 2 मोल्स बनाएगा ये 1/3 इंटू 2, दैट इज 2/3 मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट आपका बने। ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। सो देखिए, बोरिक एसिड के पास होता है, दिस इज ऑल टोटली जो ये क्वेश्चन है वो मतलब आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, याद रखने की है, अगर आपको याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सो दैट इज बार्बिचुरेट जो होता है वो आपका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। 32 की बात कीजिए, जो हमारा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपको क्या पता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एक एल्डोज होता है, ग्लूकोज इज एल्डोज। हम वहीं पर बात करते हैं फ्रक्टोज की। सो फ्रक्टोज इज ए कीटोज, ये बेसिक डिफरेंस है। और ये एल्डोज और कीटोज को बेसिक डिफरेंस बताने का एक तरीका क्या है, ब्रोमीन वाटर। ठीक, ब्रोमीन वाटर से आप आसानी से इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई, एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, आपको उसको बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं। बेंजीन एंड N2Cl। सो बताइए, जब बेंजीन N2Cl जाएगा CuCN के साथ, CuCN KCN की हेल्प से, तो दिस इज कॉल्ड अमीन फॉर्मेशन, अमीन सॉल्ट साइनाइड। यहाँ पे क्या होगा, CN यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्या फाइन। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि करना चाहते हो, तो क्या हो जाए, जब रेड्यूस करोगे तो आपके पास एक प्राइमरी अमीन आएगा। ठीक है, जब प्राइमरी अमीन को HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, जब प्राइमरी अमीन को HNO2 के रिएक्शन के साथ कराओगे तो क्या होगा, ये बंदा को रिप्लेस कर दिया जाएगा OH के साथ, तो 5CH2 OH बन जाएगा। ठीक है, इसको ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बेंजोइक एसिड नहीं यार, फिनाइल एसिटिक एसिड नहीं यार, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। इसको आप क्या बोलते हो, बेंजाइल अल्कोहल बोलते हो, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। द रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ H2PD बेरियम सल्फेट। जैसे ही मैंने देखा H2PD बेरियम सल्फेट, मुझे रोजेमंड रिएक्शन याद आ गया, और रोजेमंड रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन 34 क्या है, आपके पास है बेंजोइल क्लोराइड, क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। क्या होता है बेंजोइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड C, दिस इज कॉल्ड रोजेमंड रिएक्शन। वी हैव H2 at palladium BSO। क्या होता है, इसको तुरंत से रेड्यूस करके CH2 में, किसमें,
CHO में बदल देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 को बोलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 35 है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग टेंडेंसी का मतलब है कि जैसे जैसे आपका ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी वो आसानी से लीव करता जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप के आधार पर आप उसको सजा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका ब्रोमाइड आयन, ये सबसे आराम से स्टेबल बन जाएगा। इसके बाद कौन होगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस का हेल्प करेगा आपका एसीटेट आयन। तो वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद आपका फेनोक्साइड आयन O नेगेटिव, और अंत में आपका बेचारा गरीब सा नॉट। इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका अगेन रिएक्शन सीक्वेंस है, उसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 35 तक मैंने बात की है, आगे बात हम करने जा रहे हैं, तो उसको सारे लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, और रिपीट भी करते चलेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये जो रिएक्शन है बड़ा ही आसान सा रिएक्शन है, क्या है बताइए। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 क्या है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास बताइए क्या है, बेंजीन है, क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH CH3, क्या है, दिस इज SOCl2। SOCl2 में क्या होता है, सिंपली इस OH को क्लोरीन के साथ रिप्लेस किया जाता है, तो क्या होगा बताइए, COCl एंड CH3। ठीक है, इसके बाद आपके पास आपने इसको NH3 किससे अटैक करवाया, तो NH3 क्या करेगा, ये इसके पास पहुंच जाएगा, अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा बताइए, अमाइड फॉर्मेशन, क्या होगा, अमाइड फॉर्मेशन। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। अनब्रांच्ड अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अनब्रांच्ड। सो क्वेश्चन नंबर 37, अनब्रांच्ड अल्कीन। सो लेट्स, दिस इज अल्कीन। अनब्रांच्ड का मतलब है इसमें ज़्यादा ब्रांच ना हो, तो जैसे ही अगर ये अनब्रांच है दैट मीन्स हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, अनब्रांच्ड लिखिए। तो जैसे ही आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो क्या होगा बताइए, ओजोनोलिसिस कराने पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा CHO और ये आएगा आपका CHO। तो ऑलवेज दे विल गिव एल्डिहाइड, वो हमेशा एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन हो, हमेशा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ब्रांच्ड एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे आपने और C ये यानी कि दिस इज कॉल्ड ब्रांच एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड ब्रांच एल्डिहाइड। नॉन ब्रांच अल्कीन में आपका एल्डिहाइड आ रहा है, अगर आप ब्रांच डाल देते हो तो आपको कीटोन आना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी आपका अनब्रांच्ड अल्कीन होता है उसमें क्या आएगा, एल्डिहाइड ही आएगा। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो ब्रोमीन वाटर है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है आपके पास, एक प्रोडक्ट बनाना है, ब्रोमीन वाटर है भैया, क्या दिक्कत है इसमें, ब्रोमीन H2O है, सिंपल ब्रोमीन आके यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, और फिर बाकी का OH जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, आपका यहाँ बनेगा OH और यहाँ पे बनेगा आपका। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सॉरी करेक्ट ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 39, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के लिए देखते हैं, पहला हमारे पास है C डबल बॉन्ड C डॉट, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है और रेजोनेंस, सॉरी इसके पास क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कुछ और अच्छा हो जाए, नहीं इनके पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत अनस्टेबल। अच्छा इसके पास देखते हैं एक बेंजीन रिंग है, ऑप्शन नंबर 3 के पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है पर कंजुगेशन में नहीं है, और इसके पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है, सॉरी नॉट बेंजीन रिंग, सॉरी रियली सॉरी, दिस इज नॉट ए बेंजीन रिंग। यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, इसके पास ध्यान से देखो तो रेजोनेंस भी है
साथ ही साथ यहाँ पे 3 + 2 टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन भी। तो ये जो है इससे पीछे हो जाएगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? इसके पास रेजोनेंस भी है और साथ ही साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है। विच इज लीस्ट स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन 40 है विच इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। सो पहला जो ऑप्शन है आपके पास सी, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। दूसरा ऑप्शन है सी, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे पीछे आ गए इन दोनों में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके पास है सी पॉजिटिव, सी है। इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये इससे भी पीछे हो गया। फोर्थ ऑप्शन, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, को अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे कम स्टेबल है, सबसे लीस्ट स्टेबल वही हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 की बात हम करते हैं। अच्छा, 41 को हम लोग आगे वाले पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में भी ऑर्डर आपको बताना है, समझना है कौन आगे आएगा और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को बताना है। क्वेश्चन 41 के बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को आप सभी को आगे बताना है, उसको देखते हैं कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन 41 बोला, क्वेश्चन 41 है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में ध्यान से देखो, आपके पास क्या है, इसमें पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट भी ऑर्थो इफेक्ट को आप भूल गए हो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन में क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन है। दिस नाइट्रोजन इज कॉल्ड sp2, this is called sp2, this cannot happen क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये sp3 नाइट्रोजन है, ये sp2 है, तो ये लेस बेसिक होगा इससे। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दिस इज कॉल्ड CH3, C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज अमाइड, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, बेसिक भी नहीं होता ये। देन वी हैव नीलिन एंड दिस इज NH2, तो ये बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में होता है, एंड तो रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन पीछे चला जाएगा, तो ये भी सही है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस pyridine, सो दिस इज यस, ये लोकलाइज्ड होता है, इवन तो दिस इज sp2 बट रेजोनेंस तो नहीं है, ये sp2 है, ये लोकलाइज्ड है, तो ये ऑर्डर आपका सही। Which of the following are optically inactive? तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन CH3, हाइड्रोजन CH3। तो देख के मत लगा देना कि सर ये तो सिमेट्रिकल नहीं, दिस इज अलीन टाइप। अलीन क्या होता है आपका, ये जो अलीन है वो एक प्लेन में नहीं दिखता है, आपको पता ही है, मैं बताना पसंद नहीं करता हूँ यहाँ पे, आपको पता ही चीजें। अलीन टाइप है, ये इसका एक बॉन्ड ऊपर होता है, ये अगर ये आपका वर्टिकल प्लेन है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, तो क्या होगा, ये आपका अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्री एक्सेस नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव है। दूसरा अगर मॉलिक्यूल की बात करो, दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वी हैव क्लोरीन आगे की तरफ एंड वी हैव ब्रोमीन पीछे की तरफ। तो क्या है, अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखो तो क्या होता है कि ये जो है आपका एक्टिव नहीं है, आपका जो दो यहाँ पे कार्बन, ध्यान से देखो, ऐसा कार्बन कोई आपको दिखेगा ही नहीं जो आपका क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर आपको हो, काइजर सेंटर का हो। अच्छा, जो दूसरा है ये क्या है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव। तीसरा वाला ऑप्शन में ध्यान से देखो, आपको क्लोरीन है, तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है। कैसे है वो देख लेते हैं। ये है, मैं थोड़ा सा ठीक ड्रॉ नहीं कर रहा सही से। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक प्लेन के नीचे जाएगा, एक प्लेन के ऊपर जाएगा। ब्रोमीन ये एक प्लेन के नीचे जाएगा, एक प्लेन के ऊपर जाएगा, तो सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी, एक ब्रोमीन नीचे की तरफ होगा, एक ब्रोमीन ऊपर की तरफ होगा, सिमेट्री आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन में भी कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 43 ईजर नोटेशन है, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 ई नोटेशन है, 2 भी ई नोटेशन है। ऑप्शन नंबर 3 है वो जेड नोटेशन। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा नोमेनक्लेचर फॉलो करना है और जो रूल है वही फॉलो करना है।
ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि 3 है वो आपका जेड म्यूटेशन है। ऑप्शन नंबर 44 की बात करें, क्या है 44? CH3 पॉजिटिव यानी कि कार्बोकैटायन। तो ये क्या होता है? sp3 होता है, दैट्स व्हाई दिस इज प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट CH3 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड sp3 और ये आपका अमोनिया की तरह फॉर्मेशन बनाता है। तो क्या होगा? पिरामिडल से, पिरामिडल अमोनिया की तरह फॉर्मेशन बनता है, ठीक। आगे बनते हैं 45 आप बात करो। 45 इज कॉल्ड IUPAC नोमेनक्लेचर। CH3 है, C डबल बॉन्ड COOH। सबसे पहले हमें पता करना होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो मिल गया। फिर यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बताइए। और यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल है, सो 2 इथाइल ब्यूट, 1 2 3 4 ब्यूट क्या हो जाएगा? 2 इन ब्यूट, 2 इन। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड, ड्रॉप ई पुट ओइक एसिड, ठीक। इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को खत्म कर सकते हो। चलिए, सो ये सारी काफ़ी मिलते हैं आपके अगले टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ाई करते हैं।